बच्चों, नमस्ते हमारे प्यारे भाई। कैसे हैं आप सभी? बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? और हम पढ़ रहे हैं रेलवे एग्जाम्स के लिए परसेंटेज प्रतिशत। ठीक है बच्चे, परसेंटेज की दो शीट है। पहली शीट हम खत्म कर चुके हैं, दूसरी शीट। और आज की क्लास में हम परसेंटेज का, लाइव है ना, हम परसेंटेज का एक मुख्य कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, डेविएशन। ठीक है बच्चे? राम राम जी। बच्चों राम राम जी, कैसे हैं? ठीक हैं? चले शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं प्यारे भाई, आज की कहानी, आज की क्लास। ऐसा चिन्ह कर दें शुरू। ठीक है, देखिए, आय खर्चा बचत के ये 3 सवाल रह गए हैं, उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, आ जाइए। तो आज की क्लास का टाइप नंबर 1, मैं आपको ये बता चुका हूं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, उसी पर सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है मेरे भाई। दो तरीके होते हैं ऐसे सवाल को करने के। एक होता है बेसिक तरीका 100 मान के, एक होता है डेविएशन मेथड। मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। ठीक है बच्चे? जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो आपको एलिगेशन भी बताऊंगा। ठीक है, चलो। अरविंद अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। ठीक है, अरविंद की इनकम में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, अपने खर्चे में भी 10% की वृद्धि करता है, खर्चा भी 10% बढ़ाता है। पूछा हिज सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाई, उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? सब कुछ सवाल समझ में आ गया? सवाल क्या है? देखो भाई, सारे बच्चों को यह बात पता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है ना? इस सवाल में कोई बहुत मुश्किल डेटा तो है नहीं, 100 मान के कर सकते हैं। पहली लाइन पढ़ो, अरविंद अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। मान लो जैसे अरविंद 100 रुपए कमाता है, मान अरविंद कितने कमाता है? 100 रुपए। तो 100 का 75% कितना होता है? 75 अरविंद खर्च कर रहा है। 100 में से 75 खर्च कर रहा है, तो 100 में से 75 घटाइए, बाकी का 25 क्या करता है? वो बचत करता है। यानी कि ये आ गया इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत। यहां तक किसी कोई डाउट? 100 रुपए इनकम है तो 75 खर्च कर रहा है, बाकी की 25 बचत कर रहा है। क्लियर है? सवाल में कहा है इनकम 20% बढ़ जाते हैं, हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 20%। तो इनकम है कितनी बच्चों? तो 100 का 20% कितना है? 100 रुपए इनकम है, 100 का 20% होता है 20। इनकम 20 रुपए बढ़ जाती है। आपको इसकी जरूरत नहीं कि इनकम बढ़ के क्या होगी, बस ये देखो चेंज कितना है। इनकम 100 रुपए का कितना बढ़ी है? 20%, 20। खर्चा कितना बढ़ता है? 10%। खर्चा है बच्चों 75, तो 75 का 10% कितना होता है? 75 का 10% आ गया, 10 से भाग देंगे 7.5, खर्चा 7.5 रुपए बढ़ गया। तो मुझे बताओ आदमी की बचत कितनी बढ़ जाएगी, ये बता लगाइए। देखो, इनकम बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। अगर आदमी की इनकम 20 रुपए बढ़ी है तो उसी 20 रुपए में से आदमी का खर्चा और बचत भी बढ़ेगा। अगर इनकम 20 रुपए बढ़ी है तो खर्चा प्लस बचत मिला के भी कितना बढ़ना चाहिए? 20 रुपए। अभी अगर इनकम 20 रुपए बढ़ी है, खर्चा बढ़ा है कितना, तो आदमी की बचत कितनी बढ़ी होगी? जल्दी बताओ, जल्दी जवाब दो भाई। इनकम 20 रुपए बढ़ी है, यहां पे खर्चा बढ़ा है 7.5, तो बचत कितनी बढ़ी होगी? 20 में से 7.5 घटाएंगे, साढ़े, आदमी की बचत बढ़ी है 12.5। किसी को कोई डाउट बच्चों इसमें? ऐसा चिन्ह 12.5। भाई इन दोनों को जोड़ के 7.5 प्लस 12.5 को 20 ही तो आना चाहिए इनकम के बराबर। खर्चा जितना बढ़ा, बचत जितनी बढ़ी, दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 20 ही तो आना चाहिए। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाई, सेविंग कितने परसेंट बढ़ी, परसेंटेज में पूछा है। भाई आदमी की सेविंग कितनी थी पहले? 25। आदमी पहले 25 रुपए बचत करता था, आदमी की बचत कितनी बढ़ गई? आदमी पहले 25 रुपए बचत करता था, आदमी की बचत 12.5 बढ़ गई। कितना? 1/2। 12.5 दूनी 25, आदमी की बचत बढ़ गई 1/2। परसेंटेज में कितना आ गया? 50%। तो उस आदमी की बचत 50% बढ़ गई। और यही क्या सवाल का
आंसर ऑप्शन नंबर। समझ में आ गया सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट? सब बालकों के दिमाग में फिट बैठ गया। आइए एक और सवाल करते हैं, ऐसा ही बताओ। सवाल नंबर आपके सामने 16। ठीक है जी। सवाल है, भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है। भवानी की इनकम 15% बढ़ जाती है, खर्चा कितना बढ़ता है? 10%। तो पूछा है हाउ मच इज द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सेविंग्स। भवानी की सेविंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी? बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? तो चलिए देखो, सब बच्चे जानते हैं इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इस सवाल का डेटा कोई मुश्किल तो नहीं है बच्चों? तो 100 मान के हो जाते हैं सवाल, अगर डाटा आसान हो जल्दी। भवानी अपनी इनकम का कितना खर्च करता है? यानी कि भवानी अगर 100 रुपए कमाती है तो 100 का 68% 68 खर्च करती है। तो 100 में से 68 खर्च हो गया, 100 में से 68 घटाइए, बाकी का 32 क्या बचा? भवानी बचत करती है। यहां तक किसी कोई समस्या बच्चों? 100 रुपए इनकम में से 68 खर्चा है, बाकी की 32 बचत। ये इनकम खर्चा बचत का अनुपात ही है। भवानी की इनकम बढ़ जाती है 15%। भवानी की इनकम है 100, 100 का 15% कितना होता है? 100 का 15% 15। भवानी की आय 15 रुपए बढ़ जाती है, उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है। भाई आदमी के शौक होते हैं, इनकम बढ़ेगी आदमी खर्चा भी बढ़ाता है। तो 68 का 10% कितना होता है? 68 का 10% होता है 6.8। यानी कि मेरे भाई खर्चा कितना बढ़ गया? 6 भवानी की इनकम 15 रुपए बढ़ गई, खर्चा उसने बढ़ाया 6.8। तो भवानी की बचत कितनी बड़ी होगी बताइए? भाई इन दोनों को जोड़ के जितना खर्चा बढ़ा प्लस जितनी बचत बढ़ी, जोड़ के क्या आना चाहिए? 15। इनकम 15 बढ़ी है, तो इन दोनों को जोड़ के 15 आना चाहिए। तो भैया बचत कितनी बड़ी होगी? 15 इनकम में से 6.8 घटाओ, 15 में से 6.8 घटाओगे तो क्या आएगा? 8.2। बचत कितनी बड़ी होगी? 8.2। 6.8 खर्चा बढ़ा, बचत 8.2 बढ़ी, दोनों को जोड़ के 8 से 14 15 ही तो आएगा। तो आपसे पूछा है लेकिन परसेंटेज बचत कितने परसेंट बढ़ी? भवानी कितने की बचत कर, भवानी की बचत है कितनी? भवानी 32 रुपए की बचत करते, भवानी की बचत कितनी बढ़ गई? भवानी की बचत बढ़ी कितनी? साल पूछा है बचत के प्रतिशत में कितनी वृद्धि, कितने प्रतिशत बचत बढ़ गई? पहले बचत 32 रुपए थी, बचत 8.2 बढ़ गई। तो जो भी आपसे पूछा है वृद्धि कितनी हुई, वो कहां आएगा? ऊपर। और परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। लेकिन मैं इस सवाल के देखती समझिए सवाल का आंसर क्या है? बी ऑप्शन, बिना पेन उठाए। एक नॉर्मल एवरेज बालक क्या करेगा? पहले 100 से गुणा करेगा, फिर परसेंटेज का। एक एवरेज बच्चा ऐसे करेगा। लेकिन एक समझदार बच्चा क्या कहेगा कि भाई अगर ऊपर 8.2 की बजाय 8 होता, मान लो अगर ऊपर 8 होता 8.2 की बजाय, तो क्या आ जाता है? 1/4। क्या आ जाता? 25%। लेकिन ऊपर बड़ी संख्या है, 8 नहीं 8.2 है, तो आंसर भी 25% से हल्का सा ज्यादा आएगा ना। 25% से बहुत हल्का सा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है सिवाय बी के? तो और कोई नहीं है। समझ में आया ना बच्चों? तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। चले एक और क्वेश्चन करेंगे लास्ट इस टाइप का, सवाल नंबर 17 बनाइए। क्या है सवाल बच्चे? राघव अपनी कमाई में से कितना खर्च करता है? 80%। इनकम 12% बढ़ जाती है, बचत 10% कम होती है। तो पूछा है खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या है, यानी कि खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा। सवाल का डेटा कोई मुश्किल तो नहीं है बालको? है सचिन? इजी है, 100 मान के होगा ना। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस आय बराबर खर्चा प्लस बचत। पहली लाइन जानिए, राघव अपनी इनकम में 80% खर्च करता है। 80% यानी कि अगर राघव 100 रुपए कमाता है तो 100 में से 80 खर्च कर देता है। 100 में से 80 घटाइए, बाकी का 20 राघव क्या करता है? बचत। ये राघव की इनकम खर्चा बचत है। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे सर एक नंबर आपने पढ़ाया, कोई दिक्कत? अब देखिए हुआ क्या। हुआ ये कि राघव की जो इनकम है वो कितना बढ़ जाती है?
राघव की इनकम है 100, 100 का 12% कितना होता है? राघव की इनकम 12 रुपए बढ़ गई, ठीक है। बचत में 10% की कमी होती है, कमी मतलब माइनस। सेविंग्स आर डिक्रीज बाय 10%। राघव की बचत 10% कम होती है। राघव की बचत है कितनी? राघव की बचत है 20, 20 का 10% कितना होता है? राघव की बचत 2 रुपए कम हो जाती है। बोलो, राघव की इनकम 12 रुपए बढ़ी, बचत है 20, 20 का 10% कितना होता है? 2, 2 रुपए कम होगी, कम हो गई, इसलिए मैंने साइन किससे लगाया? माइनस का। तो बच्चों मुझे ये बताइए आप लोग कि राघव का खर्चा कितना बढ़ जाएगा? भाई खर्चा प्लस बचत को जोड़ के ही तो इनकम आना चाहिए 12। अगर इनकम 12 रुपए बढ़ी है तो खर्चा में चेंज प्लस बचत में चेंज जोड़ के 12 आना चाहिए। आप बताओ राघव का खर्चा कितना बढ़ जाएगा बच्चों? 14 रुपए। राघव का खर्चा 14 रुपए नहीं बढ़ जाएगा? भाई राघव का खर्चा बढ़ गया 14 रुपए, बचत 2 रुपए कम हो गई, तो 14 माइनस 2, तो इनकम कितनी बढ़ी? आ गया ना? आप बोलोगे सर, यानी कि राघव का खर्चा 14 रुपए बढ़ गया, लेकिन सवाल में पूछा कितने परसेंट बढ़ा। भाई राघव का खर्चा पहले कितना था? राघव पहले 80 रुपए खर्च करता था और राघव का खर्चा 14 रुपए बढ़ गया। ये आ गया बेटा परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में आया है, परसेंटेज में बदलना है, कितने परसेंट बढ़ा? 100%। सीधा आप देखेंगे कि 20 पंजे 100 और 20 चौक यानी कि 14 पंजे 70/4, 70/4 यानी कि 35/2, यानी कि 17.5, यानी कि राघव का खर्चा 17.5% बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन है? ए। बताओ बच्चों, क्या आप इस टाइप का सवाल पेपर में कर लोगे? अफसर कहने से नहीं समझ आया। अफसर क्या नहीं समझ आया बेटा तुझे? सचिन, हमारे समझाने में क्या गलती रह गई? सवाल में किसे नहीं आया समझ में? बेटा आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है और ना ही ये इतनी मुश्किल बात है कि इसको दोबारा मुझे समझाना पड़े, आप दोबारा पूछो या इस पे हम आधा आधा घंटा खराब करें, है ना? आप समझो बेटा, इस चीज की ना तो इतनी औकात है, ना ये इतनी मुश्किल है, ना आप लोगों के पास इतना समय है कि हम इस चीज को समझाने में आधा आधा घंटा खराब करें। ठीक है बेटे? सर 14 कैसे आया? एक बात बता, तुम्हारे पापा की इनकम 12 रुपए बढ़ जाती है, पापा की कमाई 12 रुपए बढ़ गई, मम्मी ने 2 रुपए खर्चा कम कर दिया, मम्मी ने 2 रुपए बचत कम कर दी, अब है ना, बचत 2 रुपए कम कर दी, खर्चा कितना बढ़ जाएगा? अरे राक्षसो, इनकम बढ़ी 12 रुपए, खर्चा कितना बढ़ा मुझे नहीं पता, बचत कितनी कम हुई? 2 रुपए। तो बराबर होना चाहिए, इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत, -2 इधर आएगा तो 12×2 = 14 नहीं आ गया? खर्चा, खर्चा 14 बढ़ा, खत्म है भैया। ठीक है, मैंने 3 सवाल इसलिए कराए कि जो गधे मतलब पैदल हैं दिमाग से बालक वो भी समझ पाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने है बच्चों, परसेंटेज ब्रेक मेथड। विजेंद्र कहने सब फ्रैक्शन में आ जाए तो उसके बेटा तरीका बताऊंगा ना। मैंने क्या बोला? इस प्रकार के सवालों को करने के 3 तरीके हैं। ये पहला तरीका बताया मैंने आपको 100 मान के। दूसरा तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस, सबर नाम की चीज रखो, सबर करो बेटा, सबर। रेलवे की नौकरी करने वाले में बहुत सबर चाहिए बेटा, है ना? 30 साल तक एक ही काम सुबह से शाम तक करना है आपको, 10 घंटे। सबर लाओ अपने अंदर, पेशेंस। ठीक है, और एक दिन में नहीं होगा मेरे भाई, धीरे धीरे होगा। ठीक है ना बच्चे? चलो अगला टाइप पढ़ते हैं। क्या है अगला कॉन्सेप्ट? परसेंटेज ब्रेक मेथड। ठीक है ना? मैं आपको इस पर 2 सवाल करवाऊंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए ये केवल ऐसा, परसेंटेज और रेशियो को मैं धीरे करके क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो कि केवल परसेंटेज में पढ़े, इसका फिर कोई यूज नहीं है। हम आगे जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे, लाभ हानि के, ब्याज के, हर एक में ये सब कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, समझ में ना? हर एक उसमें
इसलिए मैं इसको चैप्टर को परसेंटेज रेशियो को धीरे करके ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना बच्चे, चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, भाई आप सब गांव के छोटे शहर के लड़के हो, है ना? आप बताइए, आम के गांव में एम मतलब मैन, डब्ल्यू मतलब वुमेन, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूं कि आपके गांव में पुरुषों की आबादी 20% बढ़ जाती है, प्लस मतलब बढ़ना। आपके गांव में महिलाओं की आबादी भी 20% बढ़ जाती है। आपके गांव में मेल पॉपुलेशन में 20% बढ़ गई और वुमेन पॉपुलेशन भी, औरतों की जनसंख्या भी 20% बढ़ गई। तो मुझे अब आप ये जवाब दीजिए कि उस गांव की टोटल आबादी, टोटल का मतलब समझते हो? टोटल का मतलब होता है प्लस। क्या होता है टोटल का मतलब? प्लस। उस गांव की टोटल आबादी यानी कि मैन प्लस वुमेन, उस गांव की टोटल आबादी कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? सबको सवाल समझ में आ गया ना? एक आप गांव में रहते हो, आपके गांव की मेरे भाई पुरुषों की संख्या 20% बढ़ गई, महिलाओं की संख्या भी 20% बढ़ गई। तो मुझे बताओ आपके गांव की कुल आबादी यानी कि मैन प्लस वुमेन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? यही कॉन्सेप्ट है। आप ये मत उम्मीद करो कि कॉन्सेप्ट के नाम पे मैं आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा, मुझे नहीं आते फॉर्मूले वॉर्मूले, ठीक है भैया? मैं सब कुछ रेशियो परसेंटेज की हेल्प से ही करवाता हूं। बताइए। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने बताया है। कुछ लोग 44% बता रहे हैं, जो गलत है। एक गांव की मेरे भाई आदमियों की संख्या भी क्या बढ़ गई? 20%। औरतों की संख्या भी क्या बढ़ गई? 20%। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस गांव की कुल आबादी समझते हैं, मैन प्लस, वो भी कितना बढ़ जाएगी? 20% ही बढ़ेगी, 44 नहीं होगा। ध्यान सुनेगा, यहां बीच में क्या आ रहा है बच्चों? प्लस। ध्यान से सुनो। आदमियों की संख्या कितना बढ़ी? आदमियों की आबादी बढ़ी मैन का 20%, ठीक है बच्चों? औरतों की संख्या कितनी बढ़ी है? औरतों की आबादी बढ़ी है औरतों की संख्या का 20%। कुल आबादी कितनी बढ़ी भैया गांव की? आप क्या कर दोगे, इसको जोड़ दोगे। कुल आबादी इतना बढ़ी है, तो आप देखोगे भैया यहां से 20% क्या आ गया? कॉमन। यानी कि मैन प्लस वुमेन का कितना बढ़ गई आबादी? 20% ही बढ़ गई मेरे भाई। समझ में आ रहा है बच्चों? है बच्चों, समझ में आया ना? यानी कि आप खुल्लम खुल्ला सीधा सीधा ये कह सकते हो प्यारे दोस्तों कि अगर आदमियों की संख्या 20% बढ़ रही है, औरतों की संख्या 20% बढ़ी है, तो गांव की कुल आबादी भी मैन प्लस वुमेन, आदमी भी 20% बढ़े, औरत भी 20% बढ़ी, तो कुल आबादी भी सेम ही परसेंट 20% ही बढ़ी होगी। आप सोचो, आपके पापा शाम को आके कहते हैं आपकी मम्मी से घर में, दूध 20% महंगा हो गया, चीनी 20% महंगी हो गई, सब्जी 20% महंगी हो गई, आटा 20% महंगा हो गया, ठीक है, तेल 20% महंगा हो गया। तो आपकी मम्मी क्या जवाब देंगे? अरे ये तो सारे राशन की महंगाई 20% बढ़ गई, कहेंगी ना? आपकी मम्मी क्या कहेंगी? सारे राशन की महंगाई 20% बढ़ गई। राशन की महंगाई का मतलब क्या है? तेल प्लस चीनी प्लस आटा प्लस दूध सब मिलाकर कुल महंगाई कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। ऐसी कहेंगी ना? समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। रजनी आर्या, पेशेंस, पेशेंस नाम की चीज होती है। रजनी आर्या कह रहे हैं चैप्टर कब खत्म होगा? जिस दिन आप इस चैप्टर को पूरा समझने लायक विकसित कर लोगे। मुझे उम्मीद थी कि बच्चे जल्दी जल्दी समझेंगे, लेकिन आप बिल्कुल बेकार निकले, ठीक है? तो ये दोनों चैप्टर परसेंटेज रेशो धीरे धीरे पढ़ाने पड़ेंगे। आप मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा लीचड़ और घटिया निकले पढ़ाई में, ठीक है? तो थोड़ा मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं चीजों को। मुर्दे की तरह बैठे रहे, जैसे फिल्म चल रही है देखते रहो, ठीक है बच्चों? समझ में आई ना बात? मुझे लगता है एकदम बात क्लियर है, सबको समझ में आई। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो प्यारे भाई इस सवाल करके दिखा दीजिए इस पर एक। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है, देखो एक ये कब सवाल आया? रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर में 2025 में।
और ऐसे 10 सवाल आए हैं, ठीक है ना। एक जिले की जनसंख्या 3 लाख, जिसमें से 2,27,000 पुरुष हैं। सवाल में क्या बोला है, 69% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट। पॉपुलेशन का 69% लिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे शिक्षित हैं। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन मतलब पुरुष प्लस महिला, यानी कि पूरा जो है पॉपुलेशन 69% पढ़ा लिखा है। 69% मेल्स आर लिटरेट, मेल्स मतलब पुरुष, पुरुषों में कितने पढ़े लिखे हैं, 69%। तो आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कितने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। समझ में आया ना भाई, एक गांव में मैन भी रहते हैं और वुमेन भी रहती हैं, ठीक है भाई। इन दोनों को मिलाकर बनता है पॉपुलेशन टोटल, मैन प्लस टोटल पॉपुलेशन हो गया। सवाल में कहा गया है 69% जनसंख्या साक्षर है, यानी कि मैन प्लस वुमेन, कुल आबादी में से 69% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। कुल कितनी आबादी पढ़ी लिखी है, 69%। आगे बोला है 69% पुरुष शिक्षित हैं। पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, तो मुझे बताओ फिर महिलाएं कितने परसेंट पढ़ी लिखी होंगी, बताओ। अभी तो मैंने समझा है मेरे भाई, है भाई। देखो ये भी 69% है, ये भी 69% है ना। पुरुष 69% पढ़े लिखे हैं, कुल आबादी भी 69% पढ़ी लिखी है, तो महिलाएं भी कितना पढ़ी लिखी होंगी, 69%। यानी कि महिलाएं भी 69% ही पढ़ी लिखी होंगी। ऑप्शन नंबर ए, कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, केवल सीधा आपसे कंसेप्ट ही पूछा ये। भाई एक गांव में 69% पुरुष पढ़े लिखे हैं, 69% ही औरत पढ़ी लिखी है, तो सरकार क्या घोषणा करेगी माइक पे कि भाई इस गांव की कुल आबादी में 69% लोग पढ़े लिखे हैं। यानी कि मैन प्लस वुमेन 69 ही दे रखा, ये भी 69 है, तो औरत भी 69% ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना, कितनी बेसिक सी बात थी। चलिए इसी को एक लेवल एडवांस करते हैं। ये बताना बेटा, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, परसेंटेज ब्रेक मेथड। बहुत अच्छे से समझना मेरे भाई, दिमाग लगाना है ना, दिमाग को इधर उधर मत रखना, और कोशिश करना कि जो मैं बोलूं एक एक चीज को सुनो। अगर आपने कहीं भी स्किप कर दिया ना, दोबारा इस चीज को लिख के बताना बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए ध्यान से सुनेगा। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 9800 थी। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई। ठीक है बच्चों, महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, इस एक साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई बढ़कर 10,400। पहले गांव की संख्या कितनी थी जनसंख्या, अब कितनी होगी 10,458। तो पूछा है पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, पहले मतलब आबादी बढ़ने से पहले। वॉट वॉज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज, है ना, सबको समझ में आया ना। तो बेटा आप देखो, गांव की पुरुष आबादी भी बढ़ रही है, महिला आबादी भी बढ़ रही है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। ऐसे हर एक सवाल को परसेंटेज ब्रेक करके किया जा सकता है, लेकिन कैसे, प्लीज दिमाग लगाइए मेरे भाई। कोई फॉर्मूला नहीं सिखाता कि मैं फॉर्मूला रट लो ही रहूं, आते ही नहीं हमें फॉर्मूले, सीधा लॉजिक। एक गांव की जनसंख्या कितनी थी, 9800। जनसंख्या का मतलब मैन प्लस वुमेन। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, 9800 मतलब मैन प्लस वुमेन कितना है, 9800। ठीक है बच्चों, तो एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, मैन प्लस वुमेन मिलाकर। ये दिया हुआ सवाल में, मैंने तो नहीं लिखा अपनी मर्जी से। अब हुआ क्या, पुरुष की आबादी 8% बढ़ी। पुरुष मतलब मैन, मैन की आबादी कितना बढ़ी, 8%। महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी, 5% बढ़ी। और गांव की आबादी बढ़ के कितनी होगी, 10,458। तो बच्चों आप मुझे बताओ, गांव में पहले 9800 लोग थे, अब गांव की आबादी बढ़ के होगी 10,458। तो कोई मुझे इस क्लास में यह बताएगा कि गांव की आबादी बढ़ी क्यों है,
बढ़ी कितनी है गांव की आबादी? कोई मुझे बताएगा कि गांव की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? एक गांव की आबादी पहले 9800 थी, पुरुष 60% बढ़े, महिला एक साल में 5% बढ़ी, गांव की जनसंख्या हो गई 10,458। तो बताइए प्यारे बच्चों, गांव की आबादी कितना बढ़ी? 10,458 में से 9800 घटा दोगे, माइनस कर दोगे, है सचिन? 10,458 में से 9800 घटाओ तो कितना आएगा? 600। यानी कि गांव की आबादी कितनी बढ़ी है बच्चों? इसमें तो डाउट नहीं ले आए अपने मन में? इसमें तो डाउट नहीं ले आए? समझ में आया? तो गांव की आबादी कितनी बढ़ी बच्चों? 658। सवाल ने पूछा है गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी पहले? अच्छा, आदमियों की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? औरतों की कितनी बढ़ी है? कितनी बढ़ी है? 5%। ये परसेंटेज अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है ना बच्चों परसेंटेज। इसको सेम करने की कोशिश करो, सेम करने की, कैसे भी करो सेम करने की कोशिश करो। क्या 8% को बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है ब्रेक करके? यही तो परसेंटेज ब्रेक मेथड हुआ। 8% को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं 5% प्लस, लिख सकता हूं क्या? हमने कोई गलती किया क्या बच्चों? 8% को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं मैं 5% प्लस 3%। भाई पुरुष आबादी कितनी बढ़ी है गांव में? 8%। उठी उसी 8% को ब्रेक करके हमने क्या लिख दिया? 5% प्लस 3%। ऐसा मैंने क्यों किया? सोचो, दिमाग लगाओ। गांव में मेल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? गांव में फीमेल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 5%। तो गांव की कुल आबादी भी कितनी बढ़नी चाहिए? गांव में पुरुष आबादी 5% बढ़ी, महिला आबादी 5% बढ़ी, तो गांव की कुल आबादी भी 5% ही बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पुरुष 5% बढ़ गए, महिला 5% बढ़ गई, तो गांव की कुल आबादी यानी कि 98 से गांव की कुल आबादी कितनी है? तो गांव की कुल आबादी भी 9800 का 5% ही बढ़नी चाहिए। 9800 का 5% क्या आएगा? परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 98 पंजे 400। तो गांव की कुल आबादी कितनी बढ़नी चाहिए? लेकिन सवाल के अनुसार तो गांव की कुल आबादी बढ़ी कितनी है? गांव की कुल आबादी बढ़नी चाहिए 490, जबकि सवाल के अनुसार गांव की कुल आबादी बढ़ी है 658। यानी कि गांव की आबादी कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है? गांव की आबादी कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी? 168। गांव की आबादी 168 एक्स्ट्रा बढ़ी है। बोलो हां, गांव की आबादी कितनी बढ़ी है? 168 एक्स्ट्रा बढ़ी। कोई दिक्कत? ये 168 एक्स्ट्रा आबादी क्यों बढ़े? वाई दिस एक्स्ट्रा आबादी बढ़ी? ये एक्स्ट्रा आबादी क्यों बढ़ी है? तो आप कहोगे कि सर क्योंकि पुरुष की संख्या 5% नहीं बढ़ी, पुरुष की संख्या बढ़ी है 8%, पुरुषों की संख्या 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है उसकी वजह से, है कि नहीं? पुरुषों की संख्या कितना? 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है उसकी वजह से। यानी कि पुरुषों की संख्या का 3% ही किसके बराबर है? 168 के बराबर है। बोलो, बात समझ में आ गई? पुरुषों की संख्या का 3% ही किसके बराबर है? 168 के बराबर है। तो मेल पॉपुलेशन का 3% ही क्या है? 168। तो मेल पॉपुलेशन का 1% कितना आएगा? भाई मेल पॉपुलेशन का 1% क्या आएगा? 3 से भाग दे दो। 168 को 3 से भाग दो, 3 पंजे 15, 3 सिंह 18, 56, है ना? आपसे क्या पूछा है? पहले गांव में पुरुषों की संख्या, पहले मतलब 100%। तो पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? मेल पॉपुलेशन का 100% कितना आ जाएगा? 2 जीरो जो लगा दो, 5600। तो सवाल का आंसर क्या है? 5600। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। अजय जी, इससे ऊपर लेवल का आपको नहीं पढ़ना है, आप रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है? परसेंटेज रेशियो से आपके पेपर में टफ सवाल नहीं आते हैं, प्रॉफिट लॉस और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आते हैं। उसके लिए पेशेंस रखो वहां तक जाने का, ठीक है जी? नवीन कह रहे हैं सर प्लीज कवर ऑल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्वेश्चंस। मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। तुमने कभी एनटीपीसी के सवाल खोल के देखे भी हैं?
एक ही सवाल 50 बार आया तो क्या मैं 50 बार एक सवाल करा दूं? है राक्षस? जिंदगी भर उसी में उलझे रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। ये हमारा YouTube चैनल है सिलेक्शन वे। ये हमारा YouTube चैनल है सिलेक्शन वे। आप इसको खोलो जाके, ये प्लेलिस्ट में जाना, यहां प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये देखिए। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। रेलवे ने 2024-25 में जितने भी पेपर कराए मैंने सबका सॉल्यूशन करा रखा है। अब रेलवे एनटीपीसी में आए थे 1710 सवाल, 1710 सवाल आए थे मेरे प्यारे भाई। 57 शिफ्ट में पेपर हुआ था। मैंने यहां पर उसमें से टॉप 100 सवाल निकाल के करा दिए। 12th लेवल एनटीपीसी, एएलपी का अर्थमेटिक अलग, एडवांस अलग, आरपीएफ कांस्टेबल पूरा सॉल्व करा, आरपीएफ एसआई कराया, जेई बेस्ट कराया, ग्रेड 1 कराया, ग्रेड 3 कराया टेक्नीशियन, एएलपी सीबीटी 2, एनटीपीसी सीबीटी 2। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है रेलवे के बारे में, क्योंकि मेरे पास रेलवे के सारे सवाल टाइप है, एक एक सवाल मैंने देखा है। लेकिन आप समझते नहीं, रेलवे की परेशानी क्या है, एक सवाल ही 100 बार आता है, तो मैं 100 बार वो सवाल नहीं करवाने वाला हूं। समझ में आया ना? एक ही बार होगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ में? जितने भी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया कमेंट में क्या लिख दो, यस। ठीक है बच्चे? और ये वाली वैरायटी तो अभी 2 साल से पूछी ही नहीं है, मैं फिर भी करा रहा हूं। ठीक है, बेवजह कमेंटबाजी करने की बजाय चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। कोई कमेंट मत करो, केवल पढ़ो और समझो। अगर आप क्लास में बताए गए मेरे एक एक सवाल को, एक एक क्लास को अच्छे से पढ़ लोगे, फिर आप मॉक टेस्ट लगाने बैठना, आपको दिखेगा कि सर ने ये भी करवाया था, ये भी करवाया था, ये भी करवाया था। समझ में आया ना? ठीक है। एक डाउट है कि सर महिलाओं की आबादी कैसे निकालेंगे? भाई देखो, मेल आबादी कितनी आ गई, हमने निकाल दी गांव की मेल आबादी 5600 है। टोटल आबादी कितनी है? 9800। तो महिलाओं की कितनी आ जाएगी? टोटल आबादी 9800 है, मेल है 5600, तो महिला कितनी आएंगी? 9800 में से 5600 घटा दो, है कि नहीं सचिन? 9800 में से 5600 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 4200। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा फिर? 4200। महिलाओं की आबादी कितनी है? 4200। खत्म। ठीक है, चलो इस पे एक और सवाल करते हैं मेरे प्यारे भाई, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी खतरनाक है। समझिए, सवाल नंबर 18। ठीक है बच्चे, चलो मजा आएगा। एक कंपनी में गौरव और आजम की कुल सैलरी 47,520 रुपए। सुनना मेरी बात, एक कंपनी में 2 लड़के काम करते हैं, कौन कौन? गौरव और आजम। एक कंपनी में 2 लड़के काम करते हैं, गौरव प्लस आजम। गौरव और आजम की टोटल सैलरी मिला के कितनी है? 47,520 रुपए। ठीक है भाई, गौरव आजम की सैलरी। बोला गौरव का वेतन 23% और आजम का वेतन 30% बढ़ता है, उनका कुल वेतन बढ़कर 59,928 रुपए हो जाएगा। तो पूछा गौरव का आरंभिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? गौरव की सैलरी कितनी बढ़ती है? गौरव की सैलरी 23% बढ़ती है। आजम की सैलरी कितनी बढ़ती है? आजम की सैलरी 30% बढ़ती है। दोनों की सैलरी, दोनों का कुल वेतन, कुल वेतन मतलब गौरव प्लस आजम, दोनों की सैलरी बढ़कर कितनी होगी? 59,928 रुपए। तो मुझे बताओ दोनों की टोटल सैलरी बढ़ी कितनी? भाई पहले दोनों की कुल सैलरी थी 47,520, अब दोनों की टोटल सैलरी होगी 59,928। तो दोनों की कुल सैलरी मिलाकर कितनी बढ़ी घटा देंगे? 59,928 में से क्या 47,520 घटा दोगे बच्चों? बताओ घटा के क्या आएगा? 12,000
12,408 रुपए। तो दोनों लोगों की कुल आबादी की कुल वो तनख्वाह कितनी बढ़ी? 12,400। समझ में आया ना? कंपनी में दो लड़के काम करते हैं, गौरव प्लस आजम। गौरव की सैलरी 23% बढ़ी, आजम की 30% बढ़ी। दोनों की कुल बढ़ के कितनी होगी? 59,928। ठीक है ना बच्चे? तो दोनों की सैलरी कुल मिला के बढ़ी कितनी है? 59,928 में से 47,520 रुपए माइनस कर लेंगे, 12,408। पूछा गौरव की स्टार्टिंग में सैलरी क्या थी? मैंने क्या कंसेप्ट बताया परसेंटेज ब्रेक मेथड में? ये दोनों अलग अलग परसेंटेज हैं, अलग अलग परसेंटेज से बढ़ रही हैं, इनको क्या करो? सेम करो। सेम करना है तो ये 30% को आप क्या लिख सकते हो? 23% प्लस 7%। बताओ 23% ये भी बढ़ी है, 23% ये भी बढ़ी है, इसका 23% बढ़ाने में हवा खराब हो जाएगी ना आपकी? हो जाएगी ना? तो जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही ब्रेक करें। ये भी देखो बेटा, गौरव की सैलरी कितनी बढ़ी है? आजम, गौरव की 23%, आजम की, तो क्या 23% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते आप? 30% माइनस 7%। क्योंकि 30% की वैल्यू निकालना आसान है 7% के 23% के मुकाबले। समझ में ना? क्या 23% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिखा जा सकता बच्चों? 30% माइनस लिख सकते हैं, 30% माइनस 7%। अब बताओ, गौरव की सैलरी 30% बढ़ी, आजम की सैलरी भी 30% बढ़ी, तो दोनों की कुल सैलरी भी कितनी बढ़नी चाहिए? गौरव की सैलरी 30% बढ़ी, आजम की सैलरी भी 30% बढ़ी, तो दोनों की कुल सैलरी भी, गौरव और आजम की भी 47,520 का 30% ही बढ़नी चाहिए। है कि नहीं सचिन? दोनों की कुल सैलरी भी कितनी बढ़नी चाहिए? 47,520 का। गौरव की 30% बढ़ी, आजम की, दोनों की सेम परसेंटेज है अब तो दोनों की टोटल सैलरी भी 47,520 का 30% ही बढ़नी चाहिए। कितना आ जाएगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 1, 3 7 21, 1 22 2, 3 चौक 12 2 14, यानी कि 14,256। ठीक है ना? यानी कि दोनों की टोटल सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए? दोनों की टोटल सैलरी बढ़नी चाहिए 14,256 रुपए। लेकिन दोनों की एक्चुअल में सैलरी बढ़ी कितनी है? दोनों गौरव और आजम की टोटल सैलरी बढ़नी चाहिए 14,256, लेकिन एक्चुअल में दोनों की सैलरी बढ़ी है केवल 12,408 रुपए। तो बताओ दोनों की सैलरी कितनी कम बढ़ी है? घटा दीजिए। 48, 8, 1,848 रुपए। दोनों लोगों की सैलरी कितनी कम बढ़ी है सचिन? 1,848 रुपए कम बढ़ी है। समझ में आया ना सबको? भाई साहब, अगर गौरव की 30% बढ़ी है, आजम की भी 30% बढ़ी है, तो दोनों की टोटल सैलरी भी 30% ही बढ़नी चाहिए। टोटल सैलरी है दोनों की 47,520। 47,520 का 30% कितना आ गया? 14,256। दोनों की सैलरी मिलाकर बढ़नी चाहिए 14,256, लेकिन एक्चुअल में दोनों लोगों की टोटल सैलरी बढ़ी है कुल 12,408 रुपए। यानी कि दोनों की सैलरी 1,848 रुपए कम बढ़ी है ना? ये 1,848 रुपए कम क्यों बढ़ रही है? वाई दिस कम बढ़िंग सैलरी? क्योंकि गौरव की सैलरी 30% नहीं, गौरव की सैलरी 30% से 7% कम बढ़ी है, क्योंकि गौरव की सैलरी 7% कम बढ़ी है। समझ में है ना? यानी कि गौरव की सैलरी का 7% ही 1,848 रुपए के बराबर है कि नहीं? सचिन समझ में आया? कोई दिक्कत? गौरव की सैलरी का 7% किसके बराबर है? 1,848 रुपए के बराबर है कि नहीं? बोलो हाँ। भाई दोनों लोगों की सैलरी बढ़नी कितनी चाहिए? 14,256, लेकिन एक्चुअल में बढ़ी कितनी है? कुल 12,408। यानी कि 1,848 रुपए दोनों की सैलरी कम बढ़ी है। वाई दिस कम बढ़िंग सैलरी? क्योंकि गौरव की सैलरी 7% कम बढ़ी है। तो यानी कि गौरव की सैलरी का 7% ही 1,848 रुपए के बराबर है। तो गौरव की सैलरी का 1% कितना है? दोनों तरफ 7 से भाग दोगे ना। 7 दूनी 14, 4 4 7 6 42, फिर 7 चौक 28। एक गौरव की सैलरी का 1% कितना है? तो गौरव की सैलरी का 100%, यानी कि गौरव की इनिशियल तनख्वाह कितनी आ गई? ये तो पूछा है गौरव का आरंभिक वेतन कितना है।
समझ में आया क्या? अब बताओ बच्चों, क्या आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? सचिन, क्या ये कर लेंगे इस टाइप के सवाल हैं? ठीक है, देखो मैंने आपको दोनों करा दिए बच्चों। हालांकि पिछले 2 साल से रेलवे ने वाला टाइप नहीं पूछा है, पहले पूछ रखा था 2017 में 21 में। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं करा नहीं रहा। समझ में आना बच्चे? मुझे लग रहा है सबको बात समझ में आई है। आगे चलते हैं परसेंटेज का अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना भाई? सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे डेविएशन। ठीक है भाई, सब बच्चे अपनी कॉपी में अब मेरा दिमाग खाओगे तुम। सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे गंदा सा डेविएशन। देखो मेरे भाई, पूरे टीचर कम्युनिटी में ये कंसेप्ट कोई नहीं बताता डेविएशन। मैं बताता हूँ कि इसको समझाने में समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। बच्चों के अंदर इतना पेशेंस नहीं है, क्योंकि एक बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। लेकिन अगर आपने एक बार एक कॉन्सेप्ट सीख लिया तो बहुत सारे सवाल अलग अलग चैप्टर के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के, परसेंटेज के, लाभ हानि के, डिस्काउंट के, अलग अलग तरीकों से नहीं करने पड़ेंगे। कभी ये तरीका लगा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल एक ही छत के नीचे एक ही तरीके से होंगे और एक ही स्टेप में होंगे, ठीक है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में समझने में समय तो लगेगा, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल सीख गए तो एक बहुत बड़े सवालों का हिस्सा अर्थमेटिक का ऐसे होने लगेगा चुटकियों में। तो मैं ये आपको कंसेप्ट को समझाऊंगा। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं पूरी बात ना कह दूं, एक एक चीज खोल के ना रख दूं, प्लीज प्लीज चू मत करिएगा मुंह से, केवल समझने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना भाई? हलक से आवाज मत निकालिएगा। डेविएशन हिंदी में इसको कहते हैं प्यारे बच्चों विचलन। क्या कहते हैं हिंदी में? विचलन। मैं हर एक बात आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा और प्यारे दोस्तों आपका मजा आ जाएगा, ठीक है भाई? हर एक बात आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, देखना। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने काफी सारे एग्जाम्पल पहले लिख लिए हैं। चलिए बच्चों ध्यान से सुनेगा, स्टूडेंट सब बच्चे प्यार से सुनेगा। एग्जाम्पल है ना? मैं अपनी मर्जी से डाटा ले रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा। मान लीजिए कि आपने जो है पेपर दिए दो। आपने मान लीजिए आपने 2 एग्जाम दिए, गणित का और फिजिक्स का, ठीक है? जब तक मैं पूरी बात ना कहूं हलक से आवाज मत निकालिएगा, केवल सुनिएगा। मान लीजिए बच्चों आपने 2 पेपर दिए, गणित का और फिजिक्स का। गणित का पेपर है 500 नंबर का, फिजिक्स का पेपर है 750 नंबर का, लिखा हुआ है फुल मार्क्स। गणित का पेपर 500 नंबर का है और फिजिक्स का पेपर 750 नंबर का है, ठीक है बच्चों? यानी कि दोनों सब्जेक्ट के फुल मार्क्स क्या हैं? अलग अलग हैं, ठीक है? गणित का पेपर है 500 नंबर का, फिजिक्स का पेपर है 750 नंबर का। तो जब आपने पेपर दिया तो आपका गणित में स्कोर आया 74%। कितना बेटा? 74%। आपका फिजिक्स में स्कोर आया 80%। मान लिए आपका फिजिक्स में नंबर आया 80%, ठीक है ना? आपने 2 पेपर दिए, गणित का और फिजिक्स का। गणित के 500 में से कितना आपने स्कोर किया? 74%। फिजिक्स के 750 नंबर में से आपने कितना स्कोर किया? 80%। तो मैं आपसे यह पूछता हूं, बताइए दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, मिलाकर मतलब मैथ प्लस फिजिक्स, तभी तो बना मिलाकर, तभी तो मिलाकर हुआ। मैथ प्लस फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपका कितना परसेंट नंबर आया? आई बात समझ में? डेविएशन दुनिया के हर एक उस सवाल में लग जाएगा जहां बीच में प्लस आता है। डेविएशन दुनिया के हर एक उस सवाल में लगेगा जहां बीच में प्लस आता है, ठीक है ना बच्चों? ध्यान से सुनेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैथ प्लस फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपका कितना परसेंट स्कोर आया? सबको समझ में आ गया कि मैंने क्या सवाल बनाया? आपने पेपर दिया गणित में 500, गणित का पेपर 500 का, फिजिक्स का 750 का है।
ठीक है, ये परसेंटेज आपके आए। अच्छा, आपको अगर परसेंटेज मार्क्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, ये कंसेप्ट लगता है। आपने अगर 10वीं क्लास का पेपर दिया होगा, कई सारे विषय होते हैं उसमें, आप अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हो, नीचे क्या रखते हो आप, टोटल मार्क्स। भाई नीचे सब्जेक्ट के क्या रखोगे, टोटल मार्क्स। ऊपर क्या, जो भी आपने क्या किया, स्कोर किया है, जो आपने स्कोर किया वो कहां रखोगे, ऊपर। और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा, यही तरीका होता है। आप बोलोगे हाँ सर तरीका तो सर यही होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। यहां पर बच्चे ने 2 पेपर दिए हैं, मैथ्स के और फिजिक्स के। तो बताओ मैथ्स और फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने हैं, मैथ्स और फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने हैं, बताओ बच्चों। मैथ्स का पेपर 500 नंबर का, फिजिक्स का पेपर 750 नंबर का, तो यानी कि टोटल मार्क्स हो गए 500 प्लस 750 कहां आएगा, नीचे। ऊपर क्या रखूंगा मेरे भाई, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपने कितना परसेंट स्कोर किया, दोनों सब्जेक्ट में कितना परसेंट स्कोर किया। ऊपर क्या रखूंगा, आप कितने नंबर लाए हो, कितने नंबर आपने प्राप्त किए, प्राप्तांक रखूंगा ऊपर। समझ में आई ना बात। तो बताओ आपके गणित में कितने नंबर आए हैं, गणित में नंबर आए हैं 500 का 74%। क्या आ जाएगा गणित में, 500 का। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 500 का 74%, ये देखो कट जाएगा, 74 पंजे कितना आ गया, 370। कैलकुलेट कर लेंगे, है कि नहीं सचिन। फिर परसेंटेज में बदलने के लिए वापस 100% से गुणा करनी पड़ेगी। अरे भाई जब ये ऑलरेडी परसेंटेज में है तो इसको परसेंटेज को नंबर में मत बदलो, परसेंटेज में ही रहने दो, ठीक है ना। गणित में कितना नंबर स्कोर किया उस बच्चे ने, 500 का, गणित में नंबर स्कोर किया 500 का 74%। प्लस फिजिक्स में उसके कितने नंबर आए हैं बच्चों, फिजिक्स में नंबर आए 750 का, फिजिक्स में उस बालक के नंबर आए हैं 750 का 80%। क्या यही होगा, नहीं सचिन, यही दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर उसका टोटल स्कोर है, हो गया। भाई दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं, गणित 500 का और फिजिक्स 750 की। स्कोर कितना किया दोनों सब्जेक्ट में मिला, गणित में नंबर आए 500 का, प्लस फिजिक्स में कितने नंबर आए 750 का। बताइए बच्चों सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करके, बताओ। सॉल्व करना है, बहुत बढ़िया। देखो बता भी दिया सौरभ ने, सब ये सौरभ अच्छा लड़का, यहाँ की नौकरी तो कंफर्म है। सौरभ जी तुम्हारी रेलवे में नौकरी कंफर्म, हमने कह दी बेटा। कहता नहीं मैं किसी बच्चे से, युवराज कह रहा 40%। बताओ इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, सॉल्व भी तो करना है। तो सॉल्व करके आएगा 77.6%। कितना आ रहा है बच्चों सॉल्व करके, 77.6%। ये आएगा बच्चे सॉल्व करके, ठीक है ना। सीधा कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा बेटा, 77.6%। ठीक है बच्चों, ये हो गया बेसिक, सबको समझ में आया। पूरी दुनिया में कोई बच्चा नहीं जिसको बेसिक ना समझ में आया। और ये ना समझ में तो आपने ये बताओ 10वीं की परसेंटेज कैसे निकाली फिर आपने, ठीक है कि दूसरे से निकलवाई, ये गलत तो नहीं लेके फिर रहे मार्केट में, ठीक है। क्या आया 77.6%। आप लोगों ने एक बात देखी, जब मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा था तो ये जो संख्या है 500, ये 750 किससे कट रही है, 250 से कट रही है, किससे कट रही है। तो आप ये देखना मेरे प्यार भी, ऊपर यहां बीच में क्या आ रहा है, यहां बीच में क्या आ रहा है, प्लस। ये 500 और 750 किससे कट रहा है, 250 से। तो क्या बच्चों में ऊपर नीचे 250 से काट नहीं सकता है सचिन, क्या ऊपर नीचे 250 से काट नहीं सकता। 500 और 750 250 से कट रहा है, 250 से 500 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। 250 से 750 कट जाएगा कितनी बार, ये 500 से मेरे प्यार भी 500 250 से कट जाएगा 2 बार, 750 कट जाएगा 250 से, यानी कि क्या रह गया अब ये रह गया 2 का 74%।
प्लस 3 का है सचिन 80%। और नीचे क्या आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर 2 + 3 यानी कि 5। बताइए क्या ये कैलकुलेट करना आपके लिए आसान नहीं है? बताओ बच्चों, इसकी अगर कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा? नीचे तो हो गया बच्चे 5, ऊपर क्या आ गया 74 दूनी 148 है भैया, और 80 तिया 240। 148 में 240 जोड़ूंगा तो 388, यानी कि 388 बटे 5। 5 से भाग दूंगा तो 5 से कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35, बचा 3 8, 5 सत्ते बचा 3, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे 5 छिंग, यानी कि क्या आ गया उसके मार्क्स? यानी कि मैथ प्लस फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर इस बच्चे के कितने नंबर रहे? मैथ प्लस फिजिक्स में मिलाकर इस बच्चे के 77.6% मार्क्स आए। बताओ कोई समस्या है सचिन? कोई डाउट एक ढेले का भी? आप बोलोगे सर 1 रुपया का हमें डाउट नहीं है, ठीक है। 77.6%, क्लियर है? ये आया, यानी कि आप लोगों ने एक बात गौर की कि आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप इस स्टेप पे लिख सकते हो, है ना। आप लोगों ने एक बात गौर की कि हमने जल्दी कैलकुलेशन के लिए ऊपर नीचे क्या किया? 250 से काट लिया। किसको काटा हमने? फुल मार्क्स को। भाई मैथ और फिजिक्स के जो फुल मार्क्स हैं उसको हमने क्या ले लिया? ऊपर नीचे 250 से काट लिया, यानी कि क्या ले लिया? रेशियो ले लिया। तो भैया मैथ और फिजिक्स के फुल मार्क्स का बच्चों हम लोगों ने क्या ले लिया था सचिन? रेशियो ले लिया था। यानी कि नीचे देखो, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे आप क्या निकालोगे? टोटल। बीच में प्लस आ रहा है, क्या निकालते हैं? डेविएशन से बीच में हमेशा प्लस आएगा। टोटल निकालते हैं, टोटल। तो बेटा नीचे जो बेस होता है, इस बेस की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। बेस की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है कि नहीं सचिन? हमेशा बेस का आप क्या ले लिया करो? जैसे परसेंटेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाले जाते हैं? परसेंटेज मार्क्स अगर निकालने तो किसको बेस मान के निकाले जाएंगे? आपने कितने मार्क्स स्कोर किए बटे टोटल मार्क्स इंटू 100%। तो टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाले जाएंगे। बेस क्या आएगा? टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या भाड़ में जाए, हम क्या ले लेंगे? हमेशा उसका रेशियो। यानी कि आप 250 से पहली काट लेंगे 2 रेशियो। समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे भाई मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने 2 पेपर दिए मैथ और फिजिक्स के, जिनके फुल मार्क्स का रेशियो क्या है? 2 रेशियो। आपने 2 पेपर दिए मैथ और फिजिक्स के जिसमें आपके जो फुल मार्क्स हैं मैथ और फिजिक्स के, उनका रेशियो 2:3 है। आपने मैथ में कितना स्कोर किया? 74%। आपने फिजिक्स में कितना स्कोर किया? 80%। तो मैं आपसे पूछूं दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपका स्कोर कितना है? दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर तो सीधा क्या आ जाएगा मेरे भाई? डायरेक्ट नीचे क्या आएगा? देखो मैथ में कितना स्कोर किया? 2 का, मैथ में स्कोर किया 2 का 74%, प्लस फिजिक्स में कितना स्कोर किया है? प्लस 3 का 80%, का मतलब गुणा। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? टोटल। टोटल यानी कि टोटल बेस, टोटल मार्क्स, यानी कि 2 + 3। और सीधी कैलकुलेशन करोगे क्या आ जाएगा बच्चों? 77 ही आ रहा है ना? क्या आ जाएगा? ये तरीका होता है मेरे दोस्तों वेटेड एवरेज मेथड, है कि नहीं सचिन? क्या है ये? वेटेड एवरेज मेथड, जिसमें आप सवाल का आंसर जल्दी निकालने के लिए क्या ले लेते हैं मेरे दोस्तों? बेस का अनुपात ले लो, ठीक है। जो चीज पूछी गई है ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा? बेस का टोटल। समझ में आया ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन हम इतना भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते। इंसान आलसी आदमी, हम इतना भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते और जल्दी करना चाहते हैं। उसी के लिए इंसान ने क्या सोचा? डेविएशन। दिमाग लगाओ। मान लीजिए आपने 2 पेपर दिए मैथ और फिजिक्स के, ठीक है। आपने 2 पेपर दिए मैथ और फिजिक्स के। मैथ और फिजिक्स के जो आपने 2 परीक्षाएं दी हैं उनके फुल मार्क्स हैं 2:3 के रेशियो में, ठीक है ना बच्चों?
2:3 के रेशियो में। आपने मैथ वाले पेपर में स्कोर किया कम, कितना बच्चे? 74%। फिजिक्स के पेपर में आपने स्कोर किया कितना बेटे? 80%। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, बताओ जरा, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर यानी कि मैथ प्लस दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितना परसेंट नंबर आया? समझ में आया ना? दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितना परसेंट आया? डेविएशन हमेशा वहीं लगेगा जहां बीच में क्या आएगा बच्चों? प्लस का साइन। यही है वेटेड एवरेज मेथड। मैंने आपको सिखा दिया है कि नहीं सचिन? मैथ में कितने पास हुए? फिजिक्स में कितने? दोनों परसेंटेज अलग अलग है। ये कितना है? 74। ये कितना है? अलग अलग है ना? सेम कर लो। 80% को मेरे प्यारे भाई, क्या आप इस तरीके से नहीं लिख सकते? 80% को 74% प्लस 74% प्लस, क्या ऐसे नहीं लिख सकते? सेम कर लो। क्या 80% को बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते? 74% प्लस। बताओ, किसी ने कोई रोका है क्या आपको ऐसे लिखने से? बता दीजिए, गणित में कितने परसेंट नंबर आए? गणित में कितने परसेंट नंबर आए? 74। फिजिक्स में कितने परसेंट नंबर आए? फिजिक्स में भी 74% आए। आपके गणित में भी 74% नंबर आए, फिजिक्स में भी 74% नंबर आए। तो आपके ओवरऑल कितने नंबर आए बच्चों? आपके दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर ओवरऑल 74% ही नंबर आए हैं। है भाई? एक बच्चे का देखना 10वीं का रिजल्ट, उसके गणित में भी 70 नंबर है, हिंदी में भी 70 है, चित्रकला में भी 70 है, विज्ञान में भी 70 है। तो यानी कि उसकी परसेंटेज कितनी है? 70% है कि नहीं? गणित में भी 74% नंबर है, फिजिक्स में भी 74%। तो ओवरऑल कितने नंबर है? 74% ही है। लेकिन फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा मिले हैं सचिन। फिजिक्स में 3 नंबर का 6% क्या मिले एक्स्ट्रा? फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा मिले हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? उसी बच्चे को फिजिक्स में 3 नंबर का 6% क्या मिले एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा है आपको क्या निकालना है? दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए। ये जो एक्स्ट्रा है ये केक है। केक कटेगा तो सब में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा। सब में मतलब दोनों सब्जेक्ट के टोटल। दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं मैथ और फिजिक्स के? मैथ के हैं 2 नंबर, फिजिक्स के हैं 3। तो मैथ प्लस फिजिक्स के टोटल नंबर कितने? यानी कि नीचे किससे डिवाइड करोगे मेरे भाई? ये जो एक्स्ट्रा है इसको किस में बांट देंगे? 5 में बांट देंगे। समझ में आया ना बच्चों? समझ में आया ना? नीचे क्या लेने हैं, लेता है आपको? फुल मार्क्स। नीचे क्या लेने हैं बच्चों आपको? नीचे क्या लेने हैं बच्चों आपको? फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स, है ना? तो आप ये देखो कि मैथ में कितने नंबर हैं? 74%। फिजिक्स में कितने नंबर? 74%। ठीक है भाई? तो ओवरऑल भी दोनों सब्जेक्ट के 74% ही होने चाहिए, लेकिन फिजिक्स में 3 नंबर का 6% ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है वो किस में बढ़ जाएगा? टोटल में। केक कटेगा तो सब में बटेगा। सब में मतलब दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं? 5। तो किस में बांट देंगे? 5 में बटे 5। तो बताइए क्या आंसर आया? 74%। और ये कितना आ गया? 3 छिंग 18 को 5 से भाग देंगे। 18 बटे 5 करना है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया करो। 36 बटे 10। 36 बटे 10 कितना आ गया? यानी कि 74 में 3.6 जोड़ेंगे। बच्चे के दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने नंबर आए हैं? 77.6%। यही है 77.6 ही। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। यही है डेविएशन। यही है डेविएशन। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन इसका आंसर कितने सेकंड में आ जाएगा? 1 सेकंड में। यही है डेविएशन मेथड। ये क्या है? देखो, डेटा आसान है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है इस तरीके से करने में। ये है वेटेड एवरेज मेथड। या डेटा आसान है, सिंपल कैलकुलेशन हो रही है यहां भी। और ये है डेविएशन। सबको समझ में? और ये लगेगा कहां?
जहां बीच में प्लस का साइन आएगा। समझ में आई ना बात? एक एग्जाम्पल और करवाते हैं, ठीक बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट में समय देंगे, सवालों में नहीं। ठीक है बच्चों, एक क्या दो एग्जाम्पल और करवाता हूं, ठीक है सचिन? देखो बच्चे, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा, ठीक है? मान लिए आप अपने स्कूल में वापस गए। एक स्कूल में दो सेक्शन है, ए और बी, ठीक है? एक एक क्लास के दो सेक्शन है, ए और बी। ध्यान से सुनना, ऐसे समझते हैं। एक क्लास के दो सेक्शन है, ए और, आप अपने स्कूल में गए 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास के स्कूल में दो सेक्शन बनने, ए और बी। उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, उनकी संख्या का अनुपात है प्यारे दोस्तों 7:5। ठीक है ना? पहली सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या का रेशियो कितना है? 7:5। ठीक है ना? आपने इनका टेस्ट लिया। क्या लिया बच्चों? आपने टेस्ट लिया। तो पहले से, ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। पहले सेक्शन के 68% बच्चे पास हुए। कितने बच्चे पास हुए पहले सेक्शन के? 68%। दूसरे सेक्शन के मेरे प्यारे भाई 79% बच्चे पास हुए। 29 नहीं, कितना कर लें, कितना कर लें सचिन? 86%। ठीक है, मान लो दूसरे सेक्शन से कितने बच्चे पास हुए हैं? 76 कर लेते हैं। 76% बच्चे पास हुए। समझ में आया ना बच्चे? तो मान लीजिए भैया, ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप अपने स्कूल में गए 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास के दो सेक्शन है, ए और बी। दोनों सेक्शन में जो बच्चों की संख्या, उनका रेशियो कितना है? 7:5। आपने बच्चों का एक टेस्ट लिया। पहले सेक्शन से 68% बच्चे टेस्ट में पास हुए, दूसरे सेक्शन से 76% बच्चे टेस्ट में पास हुए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ, पूरी क्लास में कितने परसेंट बच्चे पास हुए? पूरी क्लास का मतलब समझते हैं? दोनों सेक्शन ए और बी मिलाकर, ये तो बनी पूरी क्लास है सचिन। पूरी क्लास में मिलाकर ए प्लस बी में कितने परसेंट बच्चे टेस्ट में पास हुए? समझ में आया ना? यहां के आगे बीच में, और जहां बीच में लगा प्लस, वहां क्या आया? क्या आया वहां पे? कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, समस्या, रोना धोना कोई नहीं? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, पास बच्चों का परसेंटेज। कैसे निकाला जाता है? मान लो आप पास बच्चों का परसेंटेज निकाल रहे हो, तो आप ऐसे कैसे निकालोगे? नीचे क्या रखोगे कि भाई क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? क्या रखोगे नीचे? सारे बालक गिन लोगे क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। ऊपर क्या लिखोगे आप? कितने बच्चे उसमें से पास हुए, यही रखोगे। और परसेंटेज में गुणा, ऐसे निकाला जाएगा पास बच्चों का परसेंटेज। कोई स्कूल अपना रिजल्ट ऐसे तो डिक्लेयर करता है कि हमारे स्कूल में इतने बालक पढ़े, भाई साहब इतने पास हो गए, परसेंटेज में निकाल लो 100%, ये है ना? तो नीचे बेस क्या है? टोटल स्टूडेंट की संख्या, वही तो बेस दे रखा है। तो हमेशा आप लोग क्या करो, बेस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है, उसका क्या चाहिए होता है? अनुपात। और यहां देखो अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चे? तो आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा सा आ गया। तो देखो, जैसे हमने पिछला सवाल किया वैसे भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी समझो मेरे भाई, यहां सेक्शन ए में कितने पास हुए? 68%। सेक्शन बी में कितने पास हुए? 76। तो अलग अलग है, अलग अलग है ना बच्चों? क्या करो इसे सेम। सेम करने के लिए आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो और इसको भी, किसी को भी ब्रेक कर सकते हो। जरूर नहीं आप, बहुत से बच्चे, सबने क्या लिखा होगा? 76 को लिखा होगा 68 + 8। इस 68% को भी आप लिख सकते हो। 68% को कैसे लिखा जा सकता है? 76% माइनस, लिख सकते हो। 68% को क्या लिख सकते हो बच्चों? 76% माइनस, कोई दिक्कत? 76% माइनस 8% क्या होता है? 68 ही होता है। बताओ सेक्शन ए से कितने बच्चे पास हुए?
सेक्शन बी से कितने बच्चे पास हुए? तो दोनों सेक्शन से मिलाकर कितने बच्चे पास हुए? दोनों सेक्शन से मिलाकर भी 76% बच्चे पास हुए होंगे। सेक्शन ए में 76% पास है, सेक्शन बी में भी 76% पास है, दोनों में भी सेक्शन 76% पास है। लेकिन सेक्शन ए में सेक्शन ए में 7 बच्चों का 8% कम पास हुए। बीच में माइनस आ रहा है ना। सेक्शन ए में 7 बच्चों का 8% कम पास हुए हैं, है भाई। सेक्शन में 7 बच्चों का 8% कम पास हुए हैं। ये किस में बढ़ जाएगा? सभी बच्चों में। केक कटेगा तो सब में बचेगा, सब में बटेगा। सब मतलब टोटल बच्चे कितने हैं दोनों सेक्शन में मिलाकर? सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिलाकर टोटल बच्चे 7 5, तो किससे भाग देंगे? 12 से। तो क्या आ जाएगा? 76 माइनस, ये देखो किससे कट गया? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 14 बटे 7 दूनी 14 बटे 14 को जब 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 और 2 बटे 3 यानी कि पॉइंट 6 तो 76 में से 4.66 घटाऊंगा तो अप्रोक्स कितना आएगा? 71.33। तो यही आ रहा है बेटा। देखो सब बच्चों को यही आ रहा है कि दोनों सेक्शन से मिलाकर कितने परसेंट बच्चे पास हुए? 71.33%। आपने अलग तरीके से किया, हमने अलग तरीके से बताया, आंसर पे कोई फर्क आया नहीं। सचिन समझ में आया होगा ना? ठीक है, चलिए। ये सवाल है आपके सामने। ये जो सवाल आपके सामने है, ये रेलवे एनटीपीसी 2021 के पेपर का है ये। ठीक है, मैंने इसको सवाल ना डाल के इसका एग्जाम्पल की पीपीटी बनवा ली। ठीक है ना बच्चों? सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनेगा बच्चों। आपकी रसोई में चावल भी आता है, दाल भी आता है, शुगर चीनी भी आती है। सब मिलाते हैं पापा आपको खाने को। चावल दाल और चीनी पे जो आप पैसा खर्च करते हो उसका रेशियो है 7-13-5। समझ में आया ना? आपकी रसोई में चावल भी आता है, दाल भी और चीनी भी। इन तीनों पे जो खर्चा होता है वो 7-13-5 के रेशियो में है। सरकार बनी, महामानव मोदी जी जो है सरकार में आए, चावल का खर्चा 17% बढ़ गया। चावल पे खर्च कितना बढ़ गया? 17%, यानी कि चावल 17% महंगा हो गया। चावल का प्राइस 17% बढ़ गया। मान लीजिए कि दाल 19% महंगी हो गई। दाल का प्राइस कितना बढ़ गया? 19%। ठीक है ना? चीनी मान लीजिए 20% महंगी हो गई। बच्चों चीनी कितनी महंगी हो गई? 20%। समझ में है ना? तो आप चावल दाल चीनी पे जो खर्चा करते हो वो 7-13-5 के अनुपात में। चावल 17% महंगा हो गया, दाल 19% और चीनी 20%। तो हमारा सवाल ये है इन तीनों पे मिलाकर, यानी कि चावल प्लस दाल प्लस चीनी, तीनों पे मिलाकर यानी कि आपका कुल खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा? सबको समझ में आया ना? आपका कुल खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा? क्या आ रहा है बेटा बीच में? अरे जहां प्लस वहां डेविएशन। समझ में आया ना बच्चे? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, तो भैया आप इसको निकाल सकते हो। एक स्टेप पे निकालोगे कि नहीं?
चावल दाल और चीनी, चीनी है। कुल खर्चा कितना परसेंट बढ़ जाएगा? सचिन कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा राक्षसो? अरे बीच में प्लस का मारो, पेल का डेविएशन। ये 17% बढ़ा, ये 19% और 20%। तो 19 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? 17 प्लस 19% को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? 17% प्लस 2%। ये 20% को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो भाई? यहां अलग अलग परसेंटेज अपन लोग क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं। 17% प्लस, सचिन को दिक्कत परेशानी समस्या दुख तकलीफ नहीं? तो आप खुद बताओ बाल को कि भाई चावल भी 17% महंगा हो गया, दाल भी 17% महंगी हो गई और चीनी भी 17% महंगी हो गई। तो कुल खर्चा भी 17% बढ़ना चाहिए। कुल खर्चा भी बढ़ना चाहिए 17%। लेकिन देखो ये तो 17% ही बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चावल तो 17% ही बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दाल पे खर्चा 13 रुपए का 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है। दाल पे खर्चा 13 का 2%, 13 दूनी 26% कितना एक्स्ट्रा बढ़ा है। चीनी पे 5 रुपए का 3%, यानी कि 5 तिया, चीनी पे 15% खर्च एक्स्ट्रा बढ़ा है। यानी कि ये क्या है आपका 26 प्लस 15 कितना आ गया? तो यानी कि आपका 41% खर्च क्या बढ़ा है? एक्स्ट्रा। क्या है ये? और जो एक्स्ट्रा है केक कटेगा तो सब में बटेगा, सब में डिवाइड हो जाएगा। ये सब में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टोटल खर्चा कितना है? दाल चावल चीनी का 7 प्लस 13 20 और 5, टोटल किस में डिवाइड हो जाएगा? 25 में, बटा का 25 है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? 17% प्लस ये कितना आएगा? 41 बटे, अब 25 से भाग देने का एक तरीका है बेटा। 25 चौका 100 होता है। जैसे 41 को 25 से भाग देना है तो बिल्कुल परेशान मत हो, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लो। 41 चौका क्या आ गया? 100। 164 को 100 से भाग दोगे तो 1.64। तो 17 में 1.64 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 18.64%। आपका क्या हो जाएगा? कुल खर्चा बढ़ जाएगा। सब कुछ समझ में आया क्या? ये 19.9 कैसे आ रहा तुम दुष्टों का? नहीं, कुल खर्चा कितना बढ़ जाएगा? 18.64। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक देहले का कोई डाउट है किसी को, है सचिन? है क्या? बैटमैन जी आपका नाम ले लिया मैंने। बैटमैन, ए बैटमैन वाह, बैटवा रे। ठीक है। बैटमैन तुम्हारा नाम थोड़ना है। आमिर मंसूरी कह रहे हैं पब्लिक चैट प्लीज, फिर वो रो रहे हैं। ऐसा चटियाऊंगा ना तुम्हें, ऐसा चटियाऊंगा, चैट करना भूल जाओगे, चटका दूंगा। बताओ समझ में आया है कि नहीं आया है? क्लियर है? बस यही होता है आपका डेविएशन। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, दो बात मैं आपको और समझाता हूं, ठीक है ना? दो बात और समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा, फिर जो हम केवल सवाल करेंगे। मान लीजिए प्यारे बच्चों, क्या ले लें सचिन? मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों की दो क्लास हैं, ए और बी। दोनों क्लास में बच्चे जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है ना? मान लो दो क्लास हैं ए और बी, और दोनों ही क्लास में बच्चे क्या हैं? बराबर हैं। पहली क्लास में भी ए बच्चे हैं, दूसरी क्लास में भी एक बच्चा है ना? एक एक बच्चा, बच्चों की संख्या सेम है दोनों क्लास में। रिजल्ट आता है पहली क्लास में 60% बच्चे पास हुए, दूसरी क्लास में 80% बच्चे पास हुए, है ना बच्चों? तो यहां तक कोई दिक्कत किसी बालक को है सचिन? कोई दिक्कत आई नहीं? मान लो दो क्लास हैं ए और बी, दोनों क्लास में बच्चों की संख्या क्या है? बराबर। पहली क्लास में 60% बच्चे पास हुए, दूसरी क्लास में कितने पास हुए? 80%। तो मैं आपसे पूछता हूं दोनों क्लास में मिलाकर कितने परसेंट बच्चे पास हुए? सही है ना? तो बेटा ध्यान सुनिएगा, पहली क्लास में एक का 60% कितना पास हुआ, दूसरी क्लास में भी एक बच्चे का 80% कितना पास हुआ,
और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल। टोटल बच्चे यानी कि कितने, 1+ यानी कि 2, यानी कि क्या आ गया आंसर, 70%। यानी कि आपने एक बात सोची सचिन, कि भैया अगर बेस सेम है, क्या है, अगर अगर बेस सेम है, 1:1 के अनुपात में है, तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या कर रहा है, सीधा आपको एवरेज ले लेना है, जोड़ के आधा करना है। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। दो दो क्लास है तो हमने जोड़ के 2 से भाग दे दिया, 3 क्लास होते तो एवरेज लेने के लिए जोड़ के 3 से भाग दे देते, 4 होते तो जोड़ के 4 से भाग देते। समझ में आया ना। यानी कि अगर बेस सेम है, बेस बराबर है, तो एवरेज ओवरऑल निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, जोड़ के आधा कर दो, एवरेज ले लो। समझ में आया ना बच्चों। अब यही मान लीजिए प्यारे बच्चों की 2 क्लास है, ए और बी। पहली क्लास में और दूसरी क्लास में बच्चों की संख्या है 7:3। पहली क्लास में 60% बच्चे पास हैं, दूसरी क्लास में कितने बच्चे पास हैं, 80%। ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ दोनों क्लास से मिलाकर कितने % बच्चे पास हैं, जरा बताना भाई। सचिन बताना जरा, बच्चों बताओ जरा। देखो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। सब बच्चों का आंसर देखो कमेंट में आ गया, सबका आ गया भैया 66%। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे भाई, आप समझ गए। देखो 66%, उतना तकलीफ दी नहीं आपने समझने में जितना मुझे उम्मीद थी तुमसे, जल्दी समझ गए। क्या आंसर आएगा, 66% आ रहा है ना। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सबका 66 आ रहा है। यहां क्लास ए और बी में जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, 7:3 के अनुपात में है कि नहीं सचिन। 60% क्लास ए में पास हुए, क्लास बी में 80%। अगर मान लो दोनों क्लास में बच्चों की संख्या बराबर होती, अगर मान लो दोनों क्लास में बच्चों की संख्या बराबर होती, तो आंसर क्या आता, एवरेज आता 70%। अगर मान लो दोनों क्लास में बच्चों की संख्या ए और बी बराबर होती, तो क्या था, ए प्लस बी में कितने पास हुए होते, एवरेज 60 + 80/2 यानी कि 70%। ये आंसर आ जाता है कि नहीं सचिन, जैसे यहां है। लेकिन भाई जब मैं इस सवाल को देखता हूं तो यहां सेक्शन ए में बच्चे ज्यादा है, क्लास ए में बच्चे ज्यादा हैं। अगर क्लास ए में बच्चे ज्यादा हैं तो आंसर भी इसी की तरफ झुकेगा। ऐसे होता ना है भी भैया, जिसकी वाहवाही ज्यादा होती है सरकार भी उसी की बनती है, मेजोरिटी उसी को वेट देती है, बस वाहवाही होनी चाहिए, है ना। तो यहां क्लास ए में बच्चे ज्यादा हैं, तो आपका आंसर भी इसी की तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि आपका जो आंसर है 70% और 60% के बीच में ही आएगा। क्या आपको ये बात क्लियर है, समझ में आया ना बच्चों, है कि नहीं। यानी कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सीधा ऑप्शन से ही हो जाएंगे अगर आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लोगे। जैसे इस सवाल का आंसर क्या आता है बच्चों, 66% आ रहा है ना, 60 और 70 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है ना। अब मान लो ऑप्शन होते इस सवाल के 72%, 73%, 75%, 66%, तो सीधा क्या लगाते थे, 66। समझ में है ना बात। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात बताऊं मेरे भाई, एक चीज और सुनना, ये भी आप समझना मेरे भाई। अगर एक क्लास दो क्लास हैं, क्लास ए और क्लास बी, क्लास ए में कितने बच्चे पास हैं, 60%। क्लास बी में कितने बच्चे पास हैं, तो दोनों क्लास में मिलाकर बच्चे जितने पास होंगे वो आंसर हमेशा इन दोनों के बीच का ही आएगा, हमेशा। समझ में आया ना। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास ए में 60% पास है, क्लास बी में 80%, और आप आंसर बताने लगो सर 92% पास होगी क्लास। गलत है, हो सकता है क्या ऐसे है।
क्लास ए में 60% बालक पास है, क्लास बी में 80%। आप कहो सर दोनों क्लास में मिला के तो कुल 30% ही पास हुए, हो सकता है क्या ऐसा? आपका जो भी आंसर आता है हमेशा इन दोनों के ही बीच की कोई संख्या आएगा, इसी को बोलते हैं मीन वैल्यू, इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं। हमेशा आंसर इन दोनों के बीच की ही कोई संख्या आएगी। समझ में ना बात? आप बोलोगे जी सर। इसी के साथ ये डेविएशन होता है दी एंड। और प्यारे दोस्तों हम इस पे करते हैं सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 20। चलो कॉन्सेप्ट तक ही रहने देते हैं, सवाल इसके आगे कल करते हैं। ठीक है बच्चों, कल की जो क्लास होगी मैंने आज केवल आपको कॉन्सेप्ट बेसिक समझाया है। कल आप मेरे से रोना धोना मत करिएगा कि सर ये कहां से आया, ये कहां से आया। कल हम सीधे इस पे डायरेक्ट सवाल करेंगे, ठीक है? तो कल रिवीजन करके आइएगा अच्छे से, ठीक है ना भाई? आज इतना ही, कल मुलाकात होगी।